हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका पाइथन के अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर पाइथन ट्यूटोरियल्स का तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो जब भी हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, बेसिकली ये एक तरीका होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का। जब भी आप किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई उसको एक टाइप देना पड़ता है कि वो नंबर है या वो स्ट्रिंग है या वो लिस्ट है या वो सेट है। किस टाइप का डेटा टाइप है, किस टाइप का वेरिएबल है बेसिकली। तो वो जो वेरिएबल का जो टाइप होता है उसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हमारा आइडिया ये होता है कि हम लोग जब एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोगों को स्टोरेज और क्लासिफिकेशन के लिए कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होता है। मतलब ये कहने का कि अलग अलग टाइप की वैल्यू को अलग अलग टाइप से स्टोर करने का हम लोगों को कोई तरीका चाहिए होता है। और वो तरीका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो डेटा टाइप के थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड करवाती हैं। इसलिए हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप हम लोग समझेंगे वो है नंबर्स। तो जब भी आपको एक नंबर को स्टोर करना होगा पाइथन में तो आप नंबर या न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करेंगे। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, वो इंटीजर टाइप के हो सकते हैं जिसमें आप एक फिक्स नंबर स्टोर कर सकते हैं। वो एक फ्लोट टाइप के होते हैं जिसमें कि आप एक डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं। या वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप के भी हो सकते हैं जिसमें आप अरिथमेटिक जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकते हैं। कोई एक्सपोनेंशियल नंबर टाइप का है, बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं, जो बहुत ही बड़े नंबर्स होते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए जो यूज किए जाते हैं, उनको भी आप कॉम्प्लेक्स टाइप में स्टोर कर सकते हैं। और पाइथन बहुत ही लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो इसमें जैसे हमारी जावा होती है, जावा में आपको एक टाइप डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल के लिए। इसमें आपको वो नहीं करना पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर जाता हूँ और अब मैं अगर यहाँ पर सिंपल ऐसे लिखता हूँ x इक्वल्स 3 और मैं अगर x को प्रिंट करता हूँ, जिसकी कमांड होती है प्रिंट एंड जो आपका वेरिएबल है वो, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो गई है। मैंने यहाँ पे int x इक्वल टू 3 नहीं लिखा है या float x इक्वल टू 3 नहीं लिखा है, लेकिन ऑटोमेटिकली ही पाइथन को समझ में आ गया कि अगर ये 3 स्टोर कर रहा है तो x का टाइप ऑटोमेटिकली इंटीजर ही हो जाएगा। आप ये देखेंगे जब मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ x लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि जो x की जो क्लास टाइप है वो int है। तो इसको पाइथन ऑटोमेटिकली ही प्रेडिक्ट कर लेता है वैल्यू के बेसिस पे कि डेटा टाइप कौन सा है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 4.5 और एक बार y को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, और इसका एक बार टाइप देख लेते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि ये क्लास फ्लोट का वैल्यू है। इसी तरह से आप कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, कि आप सिंपल एक वेरिएबल का नाम लिखें और उसकी वैल्यू लिख दें और पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। आप कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया था। अगर आपको कन्वर्ट करना है इंट को फ्लोट में या फ्लोट को इंट में तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा y यहाँ पर अभी फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू वो होता है जो कि डेसिमल के साथ आता है, जो हमारी वैल्यू पॉइंट के साथ होती है। 4.5 एक फ्लोट वैल्यू है। ये 3 जो है ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू है। तो अगर मुझे y को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो मैंने बोला z इक्वल टू इंट ऑफ y और फिर मैंने बोला प्रिंट z। तो आप देखेंगे y की वैल्यू पहले 4.5 थी जो कि फ्लोट थी, लेकिन y को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और z में स्टोर कराया, और जब z को प्रिंट किया तो z की वैल्यू हो गई 4। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कन्वर्जन भी बहुत आसान है। अब अगर आप इसको जावा या सी प्लस प्लस या सी से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करना और वेरिएबल्स को एक दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला डेटा टाइप की हम बात करेंगे वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड होता है, अगर आपको उसको स्टोर करना होगा आपको किसी वेरिएबल में, तो आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं। और पाइथन में स्ट्रिंग काफ़ी सिमिलरली काम करती है जैसा कि वो जावा या सी प्लस प्लस में करती है, कि इंटरनली ये एक लिस्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में जाके स्टोर हो जाता है, एक सीक्वेंस में स्टोर हो जाता है। और सीक्वेंस में जो हर एक वर्ड होता है उसको आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और ये एक जीरो बेस्ड इंडेक्स्ड सीक्वेंस होती है। फिर बहुत ही सिमिलर है जैसा कि हमारा और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करता है, कि आपका जो स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, और आप हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक इंडेक्स से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको डेटा टाइप डिक्लेयर तो करना नहीं पड़ता है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल लिखता हूँ एस इक्वल टू हेलो, और फिर मैं करता हूँ प्रिंट एस। और आप देख पा रहे हैं कि सिंपल एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कराई, और मैं उसको आसानी से प्रिंट करा पा रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ एस ऑफ जीरो, तो आप देखेंगे इंडेक्स के थ्रू भी मैं इस स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो जीरो से स्टार्ट होता है इसका इंडेक्स, जीरो पे एच है, वन पे ई है, टू पे एल है, थ्री पे एल है, एंड फोर पे ओ है। अगर मैं एस ऑफ फाइव को एक्सेस करता हूँ, अब अभी अभी हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो जीरो वन टू थ्री फोर तक ही है, एस फाइव कुछ है नहीं, तो एस फाइव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती एस के अंदर, क्योंकि पांचवा इंडेक्स है ही नहीं। तो जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो मुझे एक एरर आ जाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये बहुत सिमिलर एरर है जैसा कि हमें जावा में आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन जो आता है, बहुत सिमिलर है उसके। तो जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रिंग का जो वेरिएबल टाइप है बहुत ही सिमिलरली काम करता है जैसा कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करता है। तो अगर आपने और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी देखी होगी तो ये आपको समझना बहुत आसान होगा, नहीं देखी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आप एक सिंपल वेरिएबल का नाम लिखो और उसमें स्ट्रिंग स्टोर करा दो। आप उसको पूरे के उस वेरिएबल को अगर आप प्रिंट कराओगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, और अगर आपको उस वेरिएबल में से एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो वो आप इंडेक्स के थ्रू करा सकते हैं, और इंडेक्स स्टार्ट होगा जीरो से। इसमें आप कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं, रेपिटेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि स्लाइड में दिया गया है। अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है, अगर आपने एस इक्वल टू हेलो बोल दिया और एस प्लस वर्ड लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं इसको, वो कॉन्कैटिनेट कर देगा दोनों को आपस में। इसी तरह से आप इसको अगर s इंटू फोर करते हैं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, s मल्टीप्लाई फोर करते हैं, तो वो क्या करेगा, सेम स्ट्रिंग को चार बार रिपीट कर देगा। तो s की वैल्यू क्योंकि हेलो थी यहाँ पर, तो इसने बोला हेलो 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 हेलो। इसी तरह से यहाँ पर इसने कंकैटिनेशन किया पहले s को वर्ल्ड के साथ, और फिर उसको चार टाइम मल्टीप्लाई भी किया है। तो अगर मैं इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखूँ, हमने यहाँ पे s बना रखा है, तो इसी तरह से हम इसको एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैंने बोला s प्लस वर्ल्ड, तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड हो गया, कंबाइन हो गया, s की वैल्यू हेलो थी और वर्ल्ड मैंने इसके साथ कंबाइन किया, यानी कि कंकैटिनेट किया, तो वो कंकैटिनेट हो गया, एक साथ पूरी नई स्ट्रिंग बन गई। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ s इंटू फोर, तो ये आप देखेंगे s जो है वो चार बार यहाँ पे प्रिंट हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि s की वैल्यू नई नहीं बनी है, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को कहीं स्टोर नहीं किया था। इसको अगर मैं वापस s में स्टोर कर देता तो s की वैल्यू नहीं बन जाती, लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ इसको प्रिंट कराया था तो s की ओरिजिनल वैल्यू अभी भी हेलो है, ये सिर्फ कंकैटिनेशन के लिए यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हुई थी, और s की वैल्यू अभी भी हेलो है। जब मैंने s इंटू फोर किया तो चार बार हेलो प्रिंट हो गया। सो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग का डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। अगला डेटा टाइप की बात करते हैं, वो है लिस्ट। लिस्ट का जो डेटा टाइप है ये कुछ कुछ एरेज की तरह काम करता है, लेकिन इसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे एरे की जो प्रॉपर्टी होती है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो ये होती है कि आप उसमें सेम टाइप का ही वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। अगर इंटीजर एरे है तो इंटीजर ही स्टोर होगा, स्ट्रिंग एरे है तो स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। लेकिन जो लिस्ट होता है यहाँ पर पाइथन में, ये एक हेट्रोजीनियस सीक्वेंस और कलेक्शन होता है। इसमें आप अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, मैंने एक नंबर स्टोर किया, एक फ्लोट स्टोर किया और एक स्ट्रिंग स्टोर किया। तीनों की तीनों वैल्यूज एक ही लिस्ट में मैं स्टोर कर पा रहा हूँ।
और मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकता हूँ, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट भी बोलते हैं, कि मैंने एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट के अंदर मैंने 3 लिस्ट नई बना दी, तो ये भी इसमें पॉसिबल है। इसके जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला L इक्वल टू 1, लेट्स से 3.14, मैंने एक इंटीजर ले लिया, एक फ्लोट ले लिया और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, हेलो। और जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो आप देखेंगे मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, सॉरी मेरी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। और अगर मेरे को एक आइटम एक्सेस करना हो इसका, तो L ऑफ 1, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसमें भी इंडेक्स, पूरी लिस्ट भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ सिंपल। और लिस्ट का अगर एक आइटम एक्सेस करना हो तो वो भी इंडेक्स के थ्रू मेरे को एक्सेसिबल है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया लिस्ट डेटा टाइप। हम इसमें नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। तो अगर मैंने बोला नेस्टेड लिस्ट, जिसको मैंने बोला n लिस्ट, और इक्वल, पहले मैंने एक एरे स्टार्ट किया और उसके अंदर मैंने एक सब एरे स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर मैंने अगर प्रिंट किया n लिस्ट को, तो आप देखेंगे मेरा पूरा का पूरा जो नेस्टेड लिस्ट है वो प्रिंट हो गया है। सिमिलरली अगर मुझे एक एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो मैं बोल सकता हूँ n ऑफ लिस्ट ऑफ 1, तो मेरा ये पूरा का पूरा एरे हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये सिंपल आप 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा और हर एक एलिमेंट को आप इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं। अगला जो डेटा टाइप है वो है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज को आप समझ सकते हैं एक अनऑर्डर्ड मैपिंग की तरह, और ये बहुत ही सिमिलर है एक हैश मैप की तरह। अगर आपने हैश मैप के बारे में अगर आपको पता है तो आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको कोई भी की वैल्यू अरेंजमेंट अगर स्टोर करना होगा, जिसमें एक की होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगा, तो उस टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने का जो बेस्ट डेटा टाइप है वो है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज को आप सिंपली ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि इस एग्जांपल में दिया है कि आपने एक वेरिएबल नेम दिया और एक कर्ली ब्रेसेस से आपने स्टार्ट किया और उसके अंदर की वैल्यू कॉमा की वैल्यू कॉमा की वैल्यू, ये सिंटैक्स होता है इसका। ये आप की देंगे, कोलन वैल्यू देंगे, ये आपकी एक एंट्री होगी। कॉमा करके दूसरी एंट्री क्रिएट करेंगे, फिर से ये की होगी और रेड इक्वल टू वैल्यू होगा। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर आप क्रिएट कर सकते हैं और ये सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स एक डिक्शनरी में स्टोर हो जाएंगे। तो इसका भी जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला d इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस और कलर कोलन रेड, और यहाँ पे मैंने बोल दिया टाइप इक्वल टू रेनबो, और मैंने बोल दिया डे कोलन 1, कुछ भी रैंडम वैल्यूज मैंने दे दी। इस तरह से आप लोग डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंटेक्स का एरर आया क्योंकि मैंने टाइप के बाद कॉमा लगा दिया है, इसके बाद हमें कोलन लगाना है। तो ये इस तरह से मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। डिक्शनरी को मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपल प्रिंट डी करूँगा मेरी पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाती है। और अगर मुझे डिक्शनरी में एक वैल्यू को रिट्रीव करना है, एक वैल्यू को मुझे लेना है, तो मैं सिर्फ की का नाम दूंगा यहाँ पर। सपोज मुझे डे की वैल्यू पता करनी है तो मैंने सिंपल लिखा प्रिंट डे। प्रिंट डी ऑफ डे, सॉरी। तो यहाँ पर मुझे इस की वैल्यू रिट्रीव हो गई। डे मेरा की था, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू मैं 1 यहाँ पे रिट्रीव कर पा रहा हूँ। इसी तरह से मैंने लिख दिया प्रिंट किया मैंने, मुझे रेड की वैल्यू निकाल के दो, कि जो की का नेम रेड हो उसकी जो वैल्यू है वो मेरे को निकाल के दो इस डिक्शनरी में से। तो जब मैंने इसको टाइप किया
तो यहाँ पे कलर लिखना होगा, सॉरी। तो यहाँ पे मेरी कलर की जो वैल्यू बाहर आ जाती है जो कि है रेड। तो इस तरह से आप एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें की के बेसिस पे आप वैल्यूज फेच कर सकते हैं। अगला जो डेटा टाइप है वो है टपल्स एंड सेट्स। तो हमने लिस्ट के बारे में समझा, हमने डिक्शनरी के बारे में समझा। ये वाला जो डेटा टाइप है ये एक सेट की तरह काम करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो आपने एक बार डाल दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो लिस्ट और डिक्शनरी था उसमें आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। कलर इक्वल टू रेड था, आपने बाद में कलर इक्वल टू ब्लू करना चाहा तो वो भी कर सकते हो। लिस्ट में वैल्यू पहले 1 थी, उस वैल्यू को चेंज करके अगर आपको 2 करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते थे। लेकिन टपल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि टपल्स में अगर आपने एक बार स्ट्रिंग को लिख दिया अगर एप्पल, तो आप इसको एप्पल की जगह चेंज करके चेरी नहीं कर सकते हो, ये एप्पल ही रहेगा। ये इम्यूटेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू एक बार लिख दी वो वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। ये प्रॉपर्टी होती है टपल्स की। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि टपल में आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन नई वैल्यूज ऐड कर सकते हो। अभी इसमें 3 वैल्यूज हैं, अगर आपको 2 और इसमें फ्रूट के नेम्स ऐड करने हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एप्पल को चेंज करके एप्पल 1 लिखना चाहोगे इसके जगह पर, वो टपल अलाउ नहीं करेगी। तो जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको एक इम्यूटेबल सेट क्रिएट करना हो अपने प्रोग्राम में, तो वहां पर आप टपल को यूज करेंगे। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आपको नोटिस करने को मिलेगा। जब मैं लिस्ट बनाता हूँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ, जब मैं डिक्शनरी बनाता हूँ तो मैं कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करता हूँ, और जब मैं टपल्स बनाऊंगा तो मैं सिंपल ब्रैकेट से स्टार्ट करूंगा। और पाइथन को सिर्फ इतना ही बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं पाइथन कितनी स्मार्ट लैंग्वेज है, एक छोटे से सिंटैक्स चेंज से पूरा का पूरा वो डेटा स्ट्रक्चर अपने आप ही इंटरप्रेट कर लेती है। अगर आपने सिंपल ब्रैकेट लगाया तो पाइथन इसको ऑटोमेटिकली टपल की तरह ट्रीट करेगा। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस लगाया तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको एक डिक्शनरी की तरह ट्रीट करेगा। और अगर आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो पाइथन इसको ऑटोमेटिकली एक लिस्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो चलिए एक टपल बनाते हैं और टपल को एक बार रिट्रीव करके देखते हैं कि वो कैसे चलता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक टपल, स्टार्ट करूंगा सिंपल ब्रैकेट से और इसमें कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। एप्पल, बनाना एंड मैंगो। मैंने 3 वैल्यूज दे दी इस टपल में। टपल को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट की स्पेलिंग गलत होगी इसलिए इसने एरर दिखा दिया। प्रिंट ऑफ टी। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे पूरी की पूरी टपल को प्रिंट कर पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, हम इसमें से एक वैल्यू को फेच करके देखते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि आप इंडेक्स से वैल्यू को भी फेच कर सकते हैं। तो हम एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने फिर से लिखा प्रिंट और टी, और मैंने इसके अंदर जो हमारी जो वैल्यू होगी आप देखेंगे इसमें भी इंडेक्स बेस्ड वैल्यू चल रही है, तो हम यहाँ पर भी इंडेक्स बेस्ड वैल्यू को फेच करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टी, लेट्स से 2। तो अगर ये इंडेक्स बेस्ड वैल्यू है तो 0 पे एप्पल होगा, 1 पे बनाना होगा और 2 पर मैंगो होगा। तो टी ऑफ 2 को मैंगो प्रिंट करना चाहिए, और आप देख पा रहे हैं कि इसने मैंगो प्रिंट किया है। तो इस तरीके से आप एक टपल को यूज कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे करके देख लेते हैं, इसकी इम्यूटेबल प्रॉपर्टी को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टी ऑफ 0 पे अभी मेरा एप्पल था, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेरी। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने एरर दे दिया, इसने बोला टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि आप इसमें आप नया वैल्यू दोबारा आप असाइन नहीं कर सकते हो। अगला और लास्ट वेरिएबल टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बूलियन। बूलियन जो होता है एक बाइनरी वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम में कोई फ्लैग यूज करना होगा तो आप बूलियन को यूज कर सकते हैं। डिक्लेरेशन बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल लेते हैं बी और आप इसकी वैल्यू दे देते हैं ट्रू, और फिर अगर आप बी को प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। इसी तरह आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं फॉल्स, एफ कैपिटल रहेगा,
और फिर अगर मैं z को प्रिंट कराऊँ तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब इसमें बस एक यही डिफरेंस है कि जो बाकी सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जो वेरिएबल, जो ट्रू फॉल्स का जो वेरिएबल होता है, जो वैल्यू होती है, वो स्मॉल t और स्मॉल f से स्टार्ट होती है, लेकिन पाइथन में ये कैपिटल T और कैपिटल F से स्टार्ट होती है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। आप इसको एक फ्लैग की तरह अपने प्रोग्राम में इजीली यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर फ्लैग की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज के लेक्चर को स्टॉप करेंगे। हम लोगों ने आज के लेक्चर में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स के बारे में बात किया। हमने न्यूमरिक डेटा टाइप्स के बारे में बात किया, जिसमें हमने इंटीजर को देखा, फ्लोट को बना के देखा, हमने स्ट्रिंग्स डेटा टाइप को डिस्कस किया, हमने लिस्ट को डिस्कस किया जो कि स्टार्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, हमने डिक्शनरीज को देखा जो कि स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसेस से, जो कि एक की वैल्यू पेयर है, और हमने टपल्स को देखा जो कि स्टार्ट होती है सिंपल ब्रैकेट से, जो कि एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। और लास्ट में हमने इस बात करी बूलियन के बारे में, जो कि हमारी एक सिंपल ट्रू फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंडीशंस भी लिखी हुई हैं कि ये अगर मैं यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 9 की कंडीशन को टेस्ट करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये एक बूलियन वेरिएबल का रिजल्ट रिटर्न करती है, क्योंकि इसका रिजल्ट बूलियन ही हो सकता है। या तो 10 ग्रेटर देन 9 होगा, या तो 10 ग्रेटर देन 9 नहीं होगा, या तो 10 9 से बड़ा होगा या 10 9 से बड़ा नहीं होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हैं। तो पाइथन को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इसका जो रिजल्ट है वो दो में से ही एक हो सकता है, और ये ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट बूलियन देता है हमको। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे दोस्तों, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।